लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का भाग 6। भाग 6 में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो कहानी के पिछले सभी भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी से और इस कहानी के पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। तो चलिए कहानी के भाग 6 में आगे बढ़ते हैं। इधर लारा कहती है, आप अपनी शक्तियों से कुछ करती क्यों नहीं? कैट कहती है, हम लोग बेवजह किसी भी व्यक्ति को और किसी को भी इन शक्तियों का उपयोग करके परेशान नहीं कर सकते जब तक वे लोग कोई अपराध ना कर दें। लारा कहती है, उन्होंने हमें पकड़कर कौन सा अपराध नहीं किया है? जब वो हमें मार देंगे तब अपराध होगा क्या? कैट कहती है, शायद कल ही तुम मेरी बात को समझ सकती हो, क्योंकि कल ही तुम्हें ईश्वर की बताई सभी शक्तियों का और सभी बातों का ध्यान होगा। कैट कहती है, हम अपनी शक्तियों का उपयोग बेवजह नहीं कर सकते क्या? तुम क्यों नहीं समझती? अगर कोई गलत करता है तो उसको मार देना उचित नहीं है। हमें हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, और यदि वह सुधर जाता है तो वह समाज के लिए अच्छा होगा। आज हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई ज़रूर है, तो इसका मतलब है कि क्या उन सभी को मार दिया जाए? ऐसा नहीं है। ऐसा करना समाज और ईश्वर की बनाई दुनिया के विपरीत होगा। लारा गुस्से में कहती है, तो फिर आपने लोनी और उसके दोस्तों को क्यों मारा? कैट कहती है, बहन, उसने हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान किया था और वो बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। हमने उसे सुधरने के कई मौके दिए पर वो नहीं माना। उसका अपराध इतना बड़ा था कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। ईश्वर भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता। लारा कहती है, हाँ बहन, मैं समझ गई। और लारा कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कौन हैं और हमें क्यों पकड़ कर लाए हैं। हमारे घर वाले भी कितने चिंतित और परेशान होंगे। कैट कहती है, देखो क्या होता है। तभी एक किडनैपर अंदर आता है, कड़क आवाज़ में कहता है, तुम लोगों ने लोनी और उसके दोस्तों को क्यों मारा? कैट कहती है, आप कौन हैं? आप किस लोनी की बात कर रहे हैं? किडनैपर कहता है, नादान मत बनो, साफ साफ बता दो, वरना तुम दोनों को यहीं मार के दफन कर देंगे। लारा कहती है, हमें सच में नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तभी किडनैपर बोलता है, वही लोनी और उसके दोस्त जो तुम्हें पकड़कर ले गए थे अपने साथ और जो तुम्हारे साथ पढ़ते थे। कुछ दिनों पहले तुम लोगों के बीच में झगड़ा भी तो हुआ था। कैट कहती है, अच्छा हाँ हाँ, लोनी मेरी बहन को परेशान करता था, लेकिन उसे किसने और कब मारा हमें नहीं पता। इतने में किडनैपर कैट को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और बालों से पकड़कर, तू ऐसे नहीं समझेगी। तभी अपने साथी को कहता है, चलो शुरू हो जाओ, बांध दो इनको रस्सियों से, हमें इन्हें मार ही देना चाहिए, ये नहीं मानेंगी। कृपया मेरी बहन को छोड़ दो। किडनैपर कैट को छोड़ देता है और कहता है, शाबाश, तो फिर अब तू बता दे। इतना कहकर किडनैपर फ़ोन करके किसी को बताता है कि इन दोनों ने ही मर्डर किया है। उधर से आवाज़ आती है, उनको वहीं बांधे रखो, मैं आता हूँ। और किडनैपर कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी लारा कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत डर गई थी। कैट कहती है, अच्छा, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी रस्सी खोल दे रही हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, सीधे पुलिस को सूचना दो कि मेरी बहन को कुछ लोग उठा ले गए हैं। तब तक उस इंसान को मैं देख भी लूँगी कि वो है कौन जिसने हम लोगों को किडनैप कराया है। लारा कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैट कहती है, तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। लारा कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप भी चलिए। कैट कहती है, मेरे पास शक्तियाँ हैं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, तुम सीधे पुलिस को सूचना दो और पुलिस वालों को बताओ कि मैं उन किडनैपरों के बीच में फंसी हुई हूँ और इस स्थान पर उनको लेकर आओ पुलिस वालों को। जल्दी जाओ लारा। लारा ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। इधर मुख्य अपराधी भी अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। तब तक लारा पुलिस को लेकर पहुँचती है। तभी मुख्य आरोपी
पुलिस की सूचना पाकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। बाकी के 4 किडनैपर पकड़े जाते हैं और कैट को आज़ाद करा लिया जाता है। कैट और लारा के माँ बाप को फ़ोन करके थाने बुलाया जाता है। इधर किडनैपरों ने मुख्य आरोपी के बारे में कुछ नहीं बताया होता है, लेकिन उधर पुलिस किडनैपरों से मुख्य आरोपी के बारे में पूछताछ कर रही होती है और वो बताते हैं कि हमारी केवल उनसे फ़ोन पर बात हुई है, हमने उन्हें देखा नहीं है और उन्होंने हमें मोबाइल पर फ़ोटो भेजी थी और हमारे अकाउंट में मनी भेजा था। काफ़ी पता करने के बावजूद मुख्य आरोपी का कोई सुराग नहीं मिलता। जिस मोबाइल से आरोपी बात कर रहा था वह 10 दिन पहले ही किसी का चोरी हो चुका था। कैट और लारा की गवाही लेकर पुलिस उन चारों किडनैपरों को जेल भेज देती है। कैट और लारा अपने घर आ जाती हैं। पिता रॉबर्ट कहते हैं, बेटा तुम दोनों ठीक तो हो, ध्यान रखा करो अपना। वैसे क्या तुम जानती हो कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? कौन तुम लोगों के पीछे पड़ा है और क्यों तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? और वो लोग कौन थे, तुम्हें कुछ मालूम है? लारा कहती है, नहीं हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, हमने तो उन्हें पहली बार देखा था। जेम्स कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना और ऐसा कुछ भी हो तो चिल्ला देना कि आसपास के लोग बचाव के लिए आ सकें। लारा कहती है, ठीक है पिताजी। लारा और कैट अपने रूम में दोनों एक साथ लेटे हुए होती हैं। तभी कैट का छोटा भाई पीटर और लारा के 2 छोटे भाई सैम एंड पूरन भी वहां आ जाते हैं और सभी लोग दीदी कैट से कहानी सुनने आने को बोलते हैं। कैट कहती है, मैं आज बहुत थक गई हूँ, फिर किसी दिन सुना दूंगी। पीटर और सैम पीछे पड़ जाते हैं। लारा भी कहती है, बहुत दिन हो गए, आज कहानी सुनाइए। कैट कहती है, ठीक है सुना रही हूँ, अब परेशान मत करो। और कैट एक कहानी सुनाती है। एक जंगल में एक दुष्ट मानव रहता था जो वहाँ से निकलने वाले किसी भी इंसान को लूटता था। एक दिन एक पादरी उस जंगल से जाता है। वह दुष्ट मानव पादरी को लूटने के लिए जाल बिछाए रहता है। तभी पीटर्स कहता है, उन दुष्टों को कैसे पता कोई आ रहा है? कैट कहती है, उस डकैत के 3 अन्य साथी और भी होते हैं जो देखता है कौन आ रहा है और जैसे ही किसी के आने की खबर मिल सकती है तुरंत दुष्ट इंसान को बता देते हैं। सभी लोग मिलकर उस इंसान को लूट लिया करते थे। अब सुनो, पादरी उस जाल में फंस जाता है। तभी वह बड़े बड़े बालों वाला दुष्ट इंसान, जो ऐसा लगता है जिसने सालों से नहाया ना हो, पादरी को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। पादरी कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है क्या वह तुम लोगे? डाकू कहता है, नहीं तो क्या, हम इस जंगल में आराम करने आए हैं, चल जो भी है जल्दी दो। पादरी कहता है, तुम मुझसे वादा करो, मेरे पास जो भी है तुम लेकर छोड़ दोगे। डाकू कहता है, हम लुटेरे हैं लेकिन जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। तभी डाकू का साथी कहता है, सरदार यह कोई बड़ा कातिल तो नहीं, यह बड़ा कोई काबिल जान पड़ता है या फिर कोई बहुत बड़ा इंसान लगता है। डाकू तेज आवाज़ में कहता है, शांत रहो, मैं वचन दे चुका हूँ, जो इसके पास है हम उसे लेकर इसे छोड़ देंगे। तभी पादरी कहता है, मेरे पास केवल ज्ञान है और धन नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि तुम लोग अच्छे कार्य करो। किसी को इस तरह लूटना पाप है, पता नहीं कौन किस काम के लिए पैसे लेकर जा रहा हो और तुम लोग उसे लूट लेते हो। सोचो उस पर क्या बीतेगी। तुम भी जवान हो, काम करो, ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएगा। 2 दिन पहले तुम लोगों ने एक बूढ़ी औरत को लूट लिया था। वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए धन अस्पताल ले जा रही थी। इस जंगल के रास्ते जाने से काफ़ी समय बच जाता है, इसलिए हर कोई यहाँ से निकलता है और उस बूढ़ी औरत का बेटा अस्पताल में धन ना जमा करने के कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वह मर जाता है। उसके एकमात्र पुत्र था और वह औरत उस दुख से मर जाती है। डाकू यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है और पादरी को दिए वचन को निभाता है। कहता है, हम आपके लिए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, आपके दिए ग्रहण को
ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं और आज के बाद हम किसी को नहीं लूटेंगे। सभी डकैत अपने पाप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और अपने आप को भी पुलिस के हवाले कर देते हैं। पादरी कहता है, मैं इस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी हूँ, चाहता तो मैं तुम्हें अपनी टीम द्वारा मार सकता था, लेकिन हर व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई सुधरना ही ना चाहे तो फिर उसे इस ऐसे इंसान को मार देना ही उचित होता है। और सभी लोग कहते हैं, दीदी मज़ा आ गया, आपकी कहानी तो हमें बहुत पसंद आई। दीदी कैट कहती है, अब सब लोग सो जाओ, और सब लोग सो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, जिस भाग के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। इंतज़ार कीजिए, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी।